नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की बहुत ही चर्चित किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी इस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये कमाल की कहानी है। जीवन बदलने, असल उद्देश्य खोजने और एक तरह से संतुलन बनाने के बारे में। कहानी का मुख्य पात्र है जूलियन मेंटल, एक बेहद बेहद सफल वकील। बिल्कुल, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और वो मशहूर लाल फरारी भी। हाँ, वो फरारी जैसे उसकी कामयाबी का सिंबल थी, लेकिन इस सारी शान शौकत के पीछे वो अंदर से बिल्कुल खाली था। तनाव और एक तरह की आध्यात्मिक भटकन महसूस करता था। और यही बात सबसे दिलचस्प है ना, कि बाहरी सफलता का मतलब ये नहीं कि अंदरूनी शांति भी मिली जाए। सही कहा। जूलियन की कहानी इसी विरोधाभास को दिखाती है। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसे कोर्टरूम में ही हार्ट अटैक आ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा काम, खराब लाइफस्टाइल और शायद जीवन में किसी गहरे मकसद की कमी, इन सब का मिला जुला असर था वो। ये उसके लिए एक तरह का झटका था, एक वेकअप कॉल। बिल्कुल। और ठीक होने के बाद जूलियन ने जो किया वो काफी चौंकाने वाला था। वो अचानक जैसे गायब ही हो गया। गायब हो गया मतलब? हाँ, उसने अपनी सारी महंगी चीजें बेच दी, अपनी प्यारी फरारी भी, और निकल पड़ा हिमालय की तरफ। अच्छा, किस लिए? सच्ची खुशी और जिंदगी के असल मायने क्या है, इसकी तलाश में। और वहां उसे वो मिले सिवाना के संत। हाँ, सिवाना के संत। कहते हैं वो भिक्षुओं का एक गुप्त समूह था। एक छिपे हुए गांव में रहते थे वो लोग। और उन्होंने जूलियन को वो सिखाया जो उसे कोई लॉ स्कूल नहीं सिखा पाया था। बिल्कुल, आंतरिक शांति, जिंदगी का उद्देश्य, आत्मज्ञान, ये सारे रहस्य। कई साल बाद जब जूलियन लौटा और अपने पुराने दोस्त जॉन से मिला। हाँ, जॉन तो उसे देखकर हैरान रह गया होगा। यकीनन, वो पहले वाला तनाव से भरा बीमार जूलियन था ही नहीं, बल्कि एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान, शांत, तेजस्वी, ऊर्जा से भरपूर। और फिर उसने जॉन के साथ वो ज्ञान शेयर करना शुरू किया जो उसने सिवाना में सीखा था, पर सीधे सीधे नहीं बताया। नहीं, एक कहानी के जरिए, एक रूपक कहानी। हाँ, जिसमें 7 प्रतीक थे। और हर प्रतीक जीवन के गहरे सिद्धांत को समझाता था। बिल्कुल। वो कहानी ही असल में सिवाना के ज्ञान की चाबी है। जूलियन ने जॉन से कहा था, कल्पना करो तुम एक सुंदर हरे भरे बगीचे में हो। हाँ। बीच में एक ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, पास में एक सूमो पहलवान है जिसके हाथ में गुलाबी तार की केबल है, और एक सोने की स्टॉपवॉच भी थी। हाँ, स्टॉपवॉच, ताजे गुलाब और एक रास्ता हीरों से जड़ा हुआ। सुनने में तो ये सब बड़ा अजीब लगता है, बगीचा, सूमो पहलवान, हीरे। है तो अजीब, पर हर प्रतीक के पीछे एक बहुत शक्तिशाली सबक छिपा है। तो चलिए एक एक करके इन प्रतीकों को और उनके पीछे छिपे 7 गुणों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला प्रतीक, वो शानदार बगीचा। इसका क्या मतलब है? बगीचा वो हमारे मन का प्रतीक है। मन का? कैसे? देखो, जैसे एक बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए हमें अच्छे फूल पौधे लगाने पड़ते हैं ना, और जंगली घास फूस कांटे वगैरह हटाने पड़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखभाल करनी पड़ती है। बस वैसे ही हमें अपने मन में सकारात्मक अच्छे विचारों को सींचना है, उन्हें पोषित करना है, और जो नकारात्मक विचार हैं, चिंताएं हैं, डर हैं, उन्हें उखाड़ फेंकना है। मतलब अपने विचारों पर ध्यान देना। हाँ, नियमित रूप से माइंडफुलनेस, ध्यान का अभ्यास करना। मन की क्वालिटी ही तो जीवन की क्वालिटी तय करती है। एक कहावत भी है ना, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में मन पर काबू पाना, खासकर नेगेटिव विचारों से निपटना, ये आसान नहीं होता। नहीं, आसान तो नहीं है, अभ्यास चाहिए। किताब में 2 तकनीकें बताई गई हैं इसके लिए। अच्छा, कौन सी? एक है विरोधी सोच का अभ्यास, मतलब जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए मन में, हाँ। उसे जानबूझकर तुरंत एक पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव विचार से बदल दो। तुरंत? हाँ, शुरू में शायद थोड़ा जोर लगाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। नेगेटिविटी को घुसने ही ना देना। अच्छा, ये तो हुई एक तकनीक। दूसरी है नियमित रूप से एकांत में समय बिताना। अकेले में? हाँ, खुद के साथ जुड़ने के लिए। आजकल हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इतने शोर में रहते हैं कि खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। बात तो सही है। तो थोड़ा समय रोज सिर्फ अपने लिए निकालना, शांत बैठना, अपने विचारों को देखना या ध्यान करना, इससे मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती है। जैसे बगीचे को धूप और पानी चाहिए, वैसे मन को शांति और ध्यान। ये गहरी बात है। ठीक है, तो बगीचा यानी मन पर नियंत्रण।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रतीक था प्रकाश स्तंभ। हाँ, प्रकाश स्तंभ। ये प्रतीक है उद्देश्य का, जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य या दिशा का। जैसे वो समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, वैसे ही जीवन में एक मकसद होने से हमें दिशा मिलती है, पता होता है कि किस तरफ जाना है, खासकर जब मुश्किलें आती हैं। ये जानना कि हम सुबह क्यों उठ रहे हैं, हमारे दिनों को एक मतलब देता है। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका उद्देश्य क्या है। वो इसे कैसे ढूंढा जाए? कोई एक तय फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन किताब एक सुझाव देती है। अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट वो क्या होता है? मतलब बैठकर शांति से सोचें और लिखें कि आपके लिए जीवन में सबसे जरूरी क्या है, आपके मूल्य क्या हैं, आप दुनिया पर क्या असर डालना चाहते हैं। ये शायद 1-2 लाइन का ही हो, पर ये आपकी अपनी पर्सनल गाइड बुक बन जाता है। एक पर्सनल गाइड बुक, ये अच्छा आइडिया है। और फिर शायद उस बड़े उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। बड़े मकसद को छोटे, हासिल किए जा सकने वाले स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो डरावना ना लगे। हाँ, और हर छोटा कदम पूरा होने पर आपको मोटिवेशन भी मिलता है। उद्देश्य सिर्फ एक सपना नहीं रहना चाहिए, उसे अपने रोज के कामों में उतारना होता है। सही कहा। तो दिशा मिल गई प्रकाश स्तंभ से, अब उस पर चलना भी है। और शायद यहीं पर तीसरा प्रतीक आता है, वो सूमो पहलवान। हाँ, सूमो पहलवान। ये थोड़ा अजीब सा प्रतीक है, सूमो पहलवान। हाँ है तो, लेकिन ये प्रतीक है काइजन के सिद्धांत का। काइजन, ये जापानी शब्द है शायद। हाँ, काइजन मतलब निरंतर सुधार, लगातार बेहतरी, कभी न रुकने वाला विकास। अच्छा। जैसे सूमो पहलवान रोज अभ्यास करके अनुशासन से अपनी ताकत और स्किल बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें भी रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब रोज कुछ नया सीखना या अपनी किसी कमी पर काम करना। हाँ, कुछ भी, अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सीखना कभी बंद नहीं करना। ये जरूरी नहीं कि एक दिन में बहुत बड़ा बदलाव लाएं, छोटे छोटे लगातार सुधार। छोटे कदम लेकिन लगातार। बिल्कुल, इसी से लंबे समय में बड़ा फर्क पड़ता है। और इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। नियमित रूप से ये देखना कि आप कितना आगे बढ़े हैं। सूमो पहलवान उसी अनुशासन और लगातार कोशिश का प्रतीक है। अनुशासन की बात आई तो अगला प्रतीक भी शायद इसी से जुड़ा है, वो गुलाबी तार की केबल। हाँ, वो केबल। इसका क्या मतलब है? गुलाबी तार की केबल प्रतीक है इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का, विल पावर का। इच्छा शक्ति। हाँ, सोचो कि वो केबल पतले पतले कई तारों से मिलकर बनी है। हर तार एक छोटा सा अनुशासित काम है जो हम रोज करते हैं। धीरे धीरे ये तार मिलकर एक मजबूत केबल बन जाते हैं, यानी हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। तो अनुशासन से इच्छा शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, अनुशासन ही वो पुल है जो हमारे लक्ष्यों और उनकी असलियत में प्राप्ति के बीच बनता है। बिना इसके बड़े बड़े सपने भी बस सपने ही रह जाते हैं। लोग अक्सर अनुशासन को बोझ समझते हैं कि ये हमें बांधता है। हाँ, लेकिन किताब का नजरिया अलग है। वो कहती है कि अनुशासन असल में हमें आजादी देता है। आजादी कैसे? अपनी बुरी आदतों से आजादी, टाल मटोल करने की आदत से आजादी, बाहरी दबावों से आजादी, अपनी ही कमजोरियों से आजादी। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर होते हैं। ये तो बिल्कुल अलग तरह से सोचना है। अनुशासन आजादी देता है। इसे बढ़ाने के लिए कोई टिप्स हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना, ये दिन की शुरुआत में ही विल पावर का इस्तेमाल है। छोटे छोटे रोज के वादे करना और उन्हें निभाना, जैसे 10 मिनट एक्सरसाइज या कुछ पन्ने पढ़ना या जर्नलिंग करना। छोटे वादे। हाँ, और एक और तरीका है मौन का अभ्यास। चुप रहना? हाँ, कुछ देर के लिए जानबूझकर चुप रहना, बोलने की इच्छा को कंट्रोल करना। ये भी आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। दिलचस्प है। हाँ, तो ये सब तरीके हैं उस गुलाबी केबल को मजबूत करने के। ठीक है, तो मन हो गया, उद्देश्य हो गया, निरंतर सुधार और अनुशासन। अब पांचवा प्रतीक, सोने की स्टॉपवॉच। ये तो शायद समय के बारे में है। हाँ, बिल्कुल, सोने की स्टॉपवॉच। ये हमें याद दिलाती है कि समय हमारा सबसे कीमती खजाना है और ये लिमिटेड है। एक बार गया तो वापस नहीं आता। कभी नहीं। इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बेकार की चीजों में, फालतू की चिंताओं में या उन चीजों में जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती हैं, उनमें से बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में तो भटकाने वाली चीजें बहुत हैं।
सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लगातार फोन बजना। बहुत ज्यादा है। इसीलिए प्राथमिकता तय करना और भी जरूरी हो गया है। प्राथमिकता। हाँ, किताब में 80-20 नियम का जिक्र है, परेटो सिद्धांत। 80-20 वो क्या है? इसका मतलब है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारी सिर्फ 20% एक्टिविटीज से आते हैं। अच्छा। सिर्फ 20% कामों से 80% रिजल्ट। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो हमें उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचानना है और उन पर अपनी ज्यादातर एनर्जी और समय लगाना है। मतलब बाकी की कम जरूरी चीजों को ना कहना सीखना होगा। एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी स्किल है। अपनी जरूरी चीजों के लिए हाँ कहने के लिए हमें कम जरूरी चीजों को ना कहना सीखना होगा, विनम्रता से मना करना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट, ये बहुत पावरफुल विचार है। ठीक है, अब छठे प्रतीक पर आते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, गुलाब। हाँ, गुलाब। ये प्रतीक है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने का, दूसरों के काम आने का। सेवा का। हाँ, कहानी ये सिखाती है कि असली, गहरी और टिकने वाली खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। करुणा, दया, मदद करने का भाव, ये हमें अंदर से भर देता है। जैसे गुलाब अपनी खुशबू फैलाता है। बिल्कुल, वैसे ही हमें अपनी अच्छाई, अपनी मदद दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस दूसरों के लिए ही जीना है, अपना ध्यान नहीं रखना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। संतुलन जरूरी है, अपनी जरूरतें भी देखनी है, लेकिन अपने जीवन में सेवा का, दूसरों की मदद का एक हिस्सा रखना जरूरी है। और ये बड़े बड़े कामों से ही नहीं होता, छोटे कामों से भी। हाँ। रोजमर्रा के छोटे छोटे दयालु कामों से, किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी की तारीफ कर देना, किसी की थोड़ी मदद कर देना, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करना, उनका हौसला बढ़ाना। अच्छा, ये तो किया जा सकता है। हाँ, और किताब कहती है आपके जीवन की गुणवत्ता आपके योगदान की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारी अपनी लाइफ भी बेहतर होती है। सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये हमारे खुद के लिए भी अच्छी है। ये बहुत खूबसूरत बात है, योगदान की क्वालिटी। ठीक है, और अब हम आते हैं आखिरी 7वें प्रतीक पर, हीरो का रास्ता। हाँ, द पाथ ऑफ डायमंड्स। हीरो का रास्ता, ये क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है वर्तमान क्षण में जीने की कला, प्रेजेंट मोमेंट में। मतलब न भूतकाल में, न भविष्य में। बिल्कुल, जिंदगी असल में अभी इसी पल में है। गुजरा हुआ कल जा चुका, आने वाला कल अभी आया नहीं। जो है वो बस यही पल है, और हर पल एक हीरे की तरह कीमती है। हमें हर पल को, हर अनुभव को पूरी तरह से जीना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन हम तो अक्सर या तो पुरानी बातों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। अभी में रहना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मुश्किल तो है, खासकर आज की तेज रफ्तार दुनिया में, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए भी कुछ अभ्यास है। जैसे कृतज्ञता का अभ्यास। रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार जताना। हाँ। दूसरा, अपनी जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी करना, चीजों को महसूस करना, छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना। सुबह की पहली चाय का स्वाद, बच्चों की हंसी, किसी फूल की खुशबू। रुककर चीजों को नोटिस करना। बिल्कुल। और शायद टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा ब्रेक लेना। हाँ, फोन वगैरह से थोड़ी दूरी। हाँ, कभी कभी जानबूझकर डिस्कनेक्ट होना और बस अपने आसपास की दुनिया को देखना, सुनना, महसूस करना। वर्तमान में जीना ही असल में जीना है। यही वो रास्ता है जो हीरो की तरह चमकता है। वाह, तो ये थे वो 7 गुण। मन का बगीचा, उद्देश्य का प्रकाश स्तंभ, निरंतर सुधार वाला सूमो पहलवान, अनुशासन की केबल, समय की स्टॉपवॉच, सेवा के गुलाब और वर्तमान का हीरो वाला रास्ता। हाँ, ये 7 सिद्धांत। जूलियन की कहानी वाकई ये दिखाती है कि बाहरी सफलता कितनी भी क्यों न हो, अगर अंदर शांति और संतुलन नहीं है तो वो खोखली है। बिल्कुल। असली खुशी और संतुष्टि पैसे या शोहरत से नहीं आती। वो एक चुनाव है, एक अंदरूनी स्थिति है जिसे हम उद्देश्य, अनुशासन, सेवा और वर्तमान में जीने से बनाते हैं। किताब में एक जगह कहा भी गया है, जीवन का उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण जीवन है। सही, मतलब सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं है, बल्कि एक मायने के साथ जीना है। एक और कोट मुझे याद आ रहा है, आपका मैं कर सकता हूं आपके आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति होना,
वो ज्यादा जरूरी है। सही बात है। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारते हैं, एक्शन लेते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक वकील के भिक्षु बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक रूपक है हम सबके अंदर छुपी हुई संभावना का। ये हमें अपनी जिंदगी को आसान बनाने, लगातार सीखने और दूसरों की सेवा के जरिए अपनी जिंदगी को अर्थ देने के लिए कहती है। ये सिर्फ जीने के कैसे को नहीं, बल्कि जीने के क्यों को बदलने की बात करती है। ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। बिल्कुल। और अब जब हमने इन 7 गुणों पर इतनी बात की है तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए एक विचार। इन 7 गुणों में से मन पर काबू, उद्देश्य, काइजन यानी निरंतर सुधार, अनुशासन, समय का सम्मान, सेवा और वर्तमान में जीना, इनमें से वो कौन सा एक गुण है जिसे आज से ही, चाहे छोटे रूप में ही सही, अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है? बस एक छोटा सा कदम, काइजन की भावना से, निरंतर सुधार की दिशा में पहला कदम।